जी कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 28 चैप्टर 11 का लास्ट लेक्चर है आज। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हम पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। उसमें इक्विटी हो सकता है, उसमें डेट हो सकता है। ये हमारे ब्रॉड कैटेगरीज थी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की, जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद हमने इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ा कि इस्लाम में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कितनी तरह की ऑप्शंस हमारे पास हैं, और उसमें दो बड़े प्रिंसिपल हमने स्टडी किए थे इस्लामिक फाइनेंसिंग में। एक इंटरेस्ट नहीं होगा और दूसरा स्पेकुलेशन यानी गैम्बलिंग नहीं होगी। ठीक है जी। इस्लामिक सोर्स, इस पूरे कंसेप्ट में अभी तक हमने जो भी पढ़ा, डेट का पोर्शन, इक्विटी का पोर्शन, इस्लामिक फाइनेंसिंग का पोर्शन। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि डिसएडवांटेजेस में किसके डिसएडवांटेजेस थे? कन्वर्टिबल बॉन्ड के डिसएडवांटेजेस में एक जगह पे उसने लिखा हुआ है, जहां पे हमने लिखा ना कि फ्यूचर डिविडेंड्स आर नॉट कंसीडर्ड कैलकुलेशन में। वहां पे एक जगह पे उसने लिखा हुआ है, इसी को एक्सप्लेन करते हुए आगे, कि जब जिसके पास कन्वर्टिबल बॉन्ड है, अगर वो अपने बॉन्ड को कन्वर्ट करवा लेता है और फिर उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट होता है कम, तो ये बंदा नुकसान में होगा। जो बंदा अपने बॉन्ड्स को शेयर में कन्वर्ट करवा लेता है, अगर कन्वर्जन के बाद कंपनी का प्रॉफिट अगले सालों का कम हो जाए, तो इस कन्वर्जन करवाने वाले को क्या होगा? नुकसान होगा, क्योंकि उसको अपना फिक्स इंटरेस्ट सैक्रिफाइस करना पड़ गया जो ज्यादा था। ठीक है, लेकिन ये किस अजम्पशन के ऊपर डिसएडवांटेज बता रहा है? इस अजम्पशन के ऊपर कि कन्वर्जन के बाद प्रॉफिट कम होगा। तो कन्वर्जन के बाद अगर प्रॉफिट कम होगा तो कन्वर्ट करवाने वाले को नुकसान होगा। कौन सा नुकसान होगा उसको? वो डिविडेंड वो इंटरेस्ट जो उसको पहले फिक्स मिल रहा था, अब वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वो इंटरेस्ट चूंकि उसके हाथ से चला गया, तो इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। ठीक है, क्लियर हो गया ये डिसएडवांटेज जी? हाँ, यही वो समझा रहा है। कन्वर्जन मेच्योरिटी पे जब कन्वर्जन हो जाएगी, उसके बाद उस बंदे को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसने कन्वर्जन नहीं करवाई, इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब तक कन्वर्टिबल बॉन्ड्स की ड्यूरेशन होगी। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। ये पॉइंट क्या? मेच्योरिटी डेट आएगी, या तो उसको उसके पैसे दे देंगे या उसको शेयर में कन्वर्ट कर देंगे एग्रीड। ये डिसएडवांटेज कैसे? शेयर में कन्वर्ट अगर उसने करवा लिया, अब उसको इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, उसे डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। नुकसान में के फायदे में? यही तो बता रहा है। एक मिनट ठहर भैया, एक एक करके मुझे उनकी तसल्ली तो करा दूंगा। हो गया सर, अब आप नहीं सही सही, अगर नहीं एक्सप्लेन हुआ मैं दोबारा। हाँ, मेरे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल। वो सैक्रिफाइस हो, उसने इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस किया। किस लिए सैक्रिफाइस किया? डिविडेंड के लिए। लेकिन डिविडेंड भी नहीं मिला उसको अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि उस सूरत में ये बंदा नुकसान में रहेगा। उस सूरत में ये बंदा नुकसान, अगर ये अभी तक मेच्योरिटी से पहले वाले फेज में है तो ये डिसएडवांटेज नहीं है। मेच्योरिटी के बाद कन्वर्ट करवा लेता है लेकिन कंपनी प्रॉफिट में जाती है, फिर भी ये डिसएडवांटेज नहीं है। ये डिसएडवांटेज कब होगा? जब कन्वर्जन हो जाए और उसके बाद कंपनी लॉस में जाए, तब होगा ये डिसएडवांटेज। हाँ, कम प्रॉफिट होगा तब भी होगा। हो सकता है इंटरेस्ट उसको मिल रहा हो 10% के हिसाब से और डिविडेंड उसको मिल जाए 4% के हिसाब से, तो 6% तो फिर भी इसको नुकसान हो गया ना। हाँ, अगर वो कन्वर्ट नहीं कराता पैसा तो उस सूरत में डिसएडवांटेज नहीं होगा। अगर वो कन्वर्ट ही नहीं करवाता, पैसे वापस ले लेता है मेच्योरिटी डेट के ऊपर, तो उस सूरत में ये डिसएडवांटेज नहीं होगा। तो फिर ये डिसएडवांटेज खत्म हो गया, एग्रीड खत्म हो गया फिर।
ना कि मेरे साथ ऐसे ना किया करे, एक तो की तसल्ली करा, ठीक है ना। फिर ये डिसएडवांटेज नहीं होगा उस सूरत में, अगर वो कन्वर्ट ही नहीं करवाता तो फिर डिसएडवांटेज नहीं होगा। मेन पॉइंट उसका समझे, मेन पॉइंट क्या है कि कन्वर्ट करवाना उस वक्त फायदेमंद होता है हमारे लिए जब कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो। अगर कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नहीं हैं तो फिर कन्वर्ट नहीं करवाना चाहिए। मेन कंसेप्ट हमें यह बता रहा है। कह रहे अगर आपने इसको देखे बगैर कन्वर्जन का डिसीजन कर लिया और बाद में कंपनी ठप हो गई, आप तो गए, आप तो डिविडेंड के चक्कर में थे, डिविडेंड दूर की बात, अब इंटरेस्ट भी नहीं मिलना, यही कह रहा है वो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हमारे सिलेबस में ही नहीं है? अरे ये इकोनॉमिक्स में होता था हमारे सिलेबस में, कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइस्ड अल्टरनेटिव, कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइस्ड अल्टरनेटिव। ठीक है, जो अल्टरनेट सैक्रिफाइस किया आपने, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। जी जी जी, पूछो पूछो। पार्टनरशिप है प्रॉफिट में, ठीक है, और जो मुशारका उसमें कहा है कि प्रॉफिट में भी है और लॉस में भी है, कि वो प्रॉफिट भी शेयर करेंगे और लॉस। अच्छा, मुदारबा और मुशारका इन दोनों में प्रॉफिट भी शेयर होगा, लॉस भी शेयर होगा। हाँ जी, दो, ठीक है। हमने सिर्फ इतना अपने सिलेबस के तक रहना है। अब आगे उनकी फर्दर शेयरिंग रेशो क्या होगी इसके ऊपर ना सोचें, ठीक है, कि फर्दर शेयरिंग रेशो उनकी क्या होगी, या अगर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, लॉस होगा तो क्या होगा। ठीक है, सिंपल इतना कंसेप्ट जहन में रखे, प्रॉफिट होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और लॉस होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन किस रेशो से, किस तरीके से होता है उस तरफ सोचने की जरूरत नहीं। जो स्किल ला रहे हैं, हाँ, उसने कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया, तो जब नुकसान होता है ना, असल में जो उसकी स्किल होती है वो वेस्ट हो जाती है ना, वो जीरो हो जाती है। ठीक है, वो उसकी जीरो होती है, उसका तो नुकसान वही है ना। जिसने पैसा डाला उसका नुकसान है, पैसा कम हो गया, जिसने स्किल डाली लॉस में, उसका नुकसान क्या है, स्किल खत्म होगी उसकी, यानी उसका कोई बेनिफिट नहीं उसको मिलेगा, टाइम वेस्टेज होगी। बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? अब चलते हैं हाइब्रिड में, कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरे भाई? चलिए अब चलते हैं हम आज के कंसेप्ट की तरफ। आज कुछ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमने पढ़ने हैं, डिफरेंट यानी कुछ छोटे मोटे तरीके जो ज्यादा कॉमन नहीं है, जो ज्यादा, इसे अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ज्यादा कॉमन नहीं है। ज्यादा कॉमन ये था शेयर इशू करें या बैंक से लोन ले लें या डिबेंचर इशू कर दें, ये तीन कॉमन होते हैं सोर्सेज। लेकिन ये भी प्रैक्टिस में ऑप्शंस मौजूद हैं, प्रैक्टिस में ऑप्शन सबसे पहले अदर सोर्सेज में पहली ऑप्शन बिजनेस एंजल, बिजनेस का फरिश्ता। ये कौन होता है? ये ऐसा बंदा होता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे मौजूद है, वेल्थी पर्सन, रिच पीपल। और बाजू का तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग नए बिजनेस आइडिया, आपने कभी इस तरह का टीवी पे या किसी जगह पे प्रोग्राम देखा कि एक बंदा सीट पे बैठा होता है और कुछ 2-3 टीम्स आती हैं, उनके सामने अपना बिजनेस प्रपोजल रखती हैं, वो उनसे कुछ क्वेश्चनिंग करता है, अगर उसके दिल को लगे, कन्विंस हो जाए, तो वो कहता है हाँ मैं इस बिजनेस में इतनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अभी ये कहां पे देखा आपने? शार्क टैंक, ये कोई प्रोग्राम है पाकिस्तान का, इंडिया का? इंडिया, हाँ। वो जो बंदा बैठा होता है ना कुर्सी पे, जो वैल्यूएशन कर रहा होता है, उसे कहते हैं बिजनेस एंजल। इसका पर्पस क्या होता है भला? इसका पर्पस बिजनेस, इसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि बिजनेस है किस तरह का, उसे एक चीज में इंटरेस्ट होता है, इस बिजनेस से प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, इस बिजनेस से प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, इसे इस चीज से इंटरेस्ट होता है। तो ये है बिजनेस एंजल। ये वेल्थी इंडिविजुअल है, ये इन्वेस्ट करता है लेकिन स्मॉल बिजनेस में, क्योंकि नया बिजनेस होता है ना स्टार्टअप, इसको ये भी खतरा होता है कि कहीं बिजनेस डूब ना जाए, क्योंकि इसको सीट पे बैठे हुए ना, इसको पता है कि जो लोग मेरे सामने आके अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट है, वो वही इंफॉर्मेशन मेरे सामने प्रेजेंट करेंगे जो इनके प्रोजेक्ट को फेवर कर रही होगी। लेकिन ये बंदा भी बड़ा चालाक होता है, इसे पता होता है बिजनेस की ऊंच नीच क्या है। ठीक है, इससे बहुत सारे फैक्टर्स को सामने रख के डिसीजन करना होता है, मैं इन्वेस्ट करूं कि ना करूं। तो चूंकि न्यू बिजनेस है ना, इसमें डबल एज वेपन है,
अगर बिजनेस चल गया तो 1000 की इन्वेस्टमेंट 10,000 पे पहुंच जाएगी, लेकिन अगर बिजनेस ना चला तो यही इन्वेस्टमेंट जीरो भी। इसीलिए इसकी कोशिश होती है, बजाय ये कि मेरे पास जो पैसा है मैं एक बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, मैं छोटे छोटे बहुत से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूं। इसीलिए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन किन बिजनेस में? स्मॉल बिजनेस में। नॉर्मली ये बिजनेस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता। कुछ अगर कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के पास आए, कहने लगे हमने एक होटल रेस्टोरेंट खोलना है, तो ये नहीं होगा कि ये रेस्टोरेंट में जाके बैठा करेगा, उसकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन किया करेगा, ये डिसाइड करेगा कि शेफ कौन होगा, मेन्यू में क्या क्या चीजें, ये इसको इन चीजों से कोई बिजनेस में इसका रियल इंटरेस्ट नहीं होता। रियल बिजनेस में इसका इंटरेस्ट सिर्फ एक चीज में होता है, किस में? प्रॉफिट में। ठीक है, ये जब एग्रीमेंट होता है इस बिजनेस एंजल का दूसरे जो लोग होते हैं कंपनी या बिजनेस को चलाने वाले लोगों के साथ, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि भाई मैं 50% फॉर एग्जांपल प्रॉफिट दूंगा, बिजनेस आप चलाएंगे, आप जाने आपका काम जाने। यानी इसके पास यूं कह लीजिए अगर इस्लामिक फाइनेंसिंग के साथ इसको कंपेयर करें ना, तो ये वो बंदा है जो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, हाँ, रब्बुल माल, इसको रब्बुल माल कहते हैं ना, हाँ, ये रब्बुल माल कंसेप्ट नॉर्मली मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता। ये कंसेप्ट क्लियर है? अच्छा, एक तो ऑप्शन ये है, एग्जैक्टली यही ऑप्शन डिफरेंट दूसरी शक्ल में भी मौजूद है हमारे पास, उसे कहते हैं वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल में बिजनेस एंजल में फर्क क्या चीज है? बेसिक डिफरेंस एक है, क्या कि ये एक इंडिविजुअल होता है और नॉर्मली ये कोई ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट होता है। इसे हम कहा नॉर्मली होता है इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक अभी आपने सुना? कमर्शियल बैंक तो बहुत से होते हैं ना, कमर्शियल बैंक कौन कौन से? HBL, MCB, फैसल बैंक, मिजान बैंक। कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी होते हैं जो आप उनको नहीं जानते क्योंकि वो जनरल पब्लिक के साथ डीलिंग नहीं करते। जैसे आपने नाम शायद सुना एस्कॉर्ट्स इन्वेस्टमेंट बैंक, कभी नाम सुना है इसका? और भी कुछ इन्वेस्टमेंट, या आप गूगल पे सर्च कीजिएगा जी इन्वेस्टमेंट बैंक, आपको पाकिस्तान में जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक है उनकी लिस्ट सामने आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करते हैं? ये जनरल पब्लिक के साथ डीलिंग नहीं करते। आप अपने पैसे, ये है तो बैंक, लेकिन पैसे रखवाने के लिए जाएंगे आपके पैसे नहीं रखेगा, कहेगा भाग जाओ, हम ये डीलिंग नहीं करते डे टू डे। लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्टार्टअप के लिए बिजनेस नया स्टार्ट करना है और आप चाहते हैं इंडिविजुअल जो है इसकी बजाय किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाएं, क्योंकि इंडिविजुअल्स की हो सकता है टर्म एंड कंडीशन थोड़ी स्ट्रिक्ट हो किसी, तो फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन क्या होती है? वेंचर कैपिटल। आप उस इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाते हैं, अपना प्रपोजल उसके सामने रखते हैं, इसी तरह जहां पे बिजनेस एंजल के सामने रखा था। अगर ये कन्विंस हो जाए कि हाँ जी आपके प्रपोजल में जान है, आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है, आपके पास एक बिजनेस प्लान है कैसे इसको रन करना है, तो ये आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, लेकिन याद रखिए ये आपको कहता है कि मैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो करूंगा, लेकिन मेरा असल काम, जरा सुनिएगा जरा, मेरा असल काम बिजनेस चलाना नहीं है जिसमें आप काम कर रहे हैं। मेरा असल काम है इन्वेस्टमेंट करना डिफरेंट बिजनेसेस में, और जब वो बिजनेस स्ट्रांग हो जाए तो अपनी इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करना, इन्वेस्टमेंट को वापस निकालना प्रॉफिट के साथ। तो इसीलिए कहता है मुझे एग्जिट रूट भी चाहिए। एग्जिट रूट का मतलब क्या है? मुझे ऐसा मैकेनिज्म बताइए कि 3, 4, 5, 6, 7 साल के बाद मैं कैसे जो इन्वेस्टमेंट मैंने की है आप मुझे कैसे रिटर्न करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट उस पर क्या होगा? क्या आप ये प्लान कर रहे हैं कि 4-5 साल के बाद आप अपनी कंपनी को जब ग्रो कर जाएगी तो लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे? अगर लिस्टेड कंपनी में तो कन्वर्ट कर देंगे, फिर एग्जिट रूट मेरे लिए बहुत आसान है। वो कैसे? क्योंकि आपने मेरी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मुझे शेयर दिए होंगे, मैं स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को बेचूंगा, निकल जाऊंगा। लेकिन अगर लिस्टेड में कन्वर्ट नहीं करवाते तो फिर मुझे एग्जिट रूट बताइए, उस सूरत में क्या होगा? क्या आप मुझे कैसे रिटर्न करेंगे, प्रॉफिट रेट क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें स्टार्ट में कंसिडर कर ली जाती है। वेंचर कैपिटल में असल चीज क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है जो कि नॉर्मली इसी तरह छोटे लेवल के या तो स्टार्टअप के बिजनेस या छोटे लेवल के जो बिजनेस होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करता है, और फिर जब वो अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेता है प्रॉफिट के साथ। इसका भी वेंचर कैपिटलिस्ट का भी काम हो गया और जो लोग बिजनेस रन कर रहे थे उनका भी काम हो गया।
जैसे फर्ज कीजिए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपके पास ऑप्शन है, आपने एक सीए फर्म में आर्टिकल किया और क्वालिफाई कर लिया, उस फर्म में मैनेजर है, उस फर्म के 3 पार्टनर है। एक पार्टनर ने आपको ऑप्शन दी, उन्होंने कहा भाई हमारा ना 3 पार्टनर है हम, लेकिन हमारा इरादा है पाकिस्तान से बाहर जाके काम करने का, तो ये फर्म हम इसको सेल कर रहे हैं। अब बाहर के लोगों को भी हम सेल कर सकते हैं, लेकिन पहला हक होता है कि अंदर के लोगों से पूछ लिया जाए। तो आप चूंकि हमारी मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, ठीक है, और हमारे ख्याल में आप इस बिजनेस को रन कर भी सकते हैं, चला चलाया सेटअप है सारा कुछ, फ्यूचर में आपने जो अपनी करियर प्लानिंग करनी है, तो आप नए सिरे से जीरो से अगर फर्म का डिसीजन करते हैं, काम करना पड़ेगा, यहां पे सारा सेटअप रेडीमेड है। आप इसको बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, हम बैठ के बात कर लेते हैं। याद रखें, जब ओनर्स बिजनेस को सेल करते हैं मैनेजमेंट को, इसे कहते हैं मैनेजमेंट बाय आउट, कि मैनेजमेंट बाय कर रही है बिजनेस को। अब आप चाहते तो हैं इस बिजनेस को, आपने कहा कितने पैसे, उन्होंने कहा जी 1 करोड़ रुपया दे दे। आपके पास पैसे नहीं, अपॉर्चुनिटी है, पैसे नहीं है, क्या करेंगे आप? प्रोबेबली किसी शायद बिजनेस एंजल के पास जाए। बिजनेस एंजल किस्मत से कम होते हैं, किस्मत से मिलते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन वेंचर कैपिटल क्योंकि इंस्टीट्यूशन है, ये ऑप्शन एवरी टाइम अवेलेबल होती है। आप किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट बैंक के पास चले जाएंगे और उनके सामने सारा प्रपोजल रखेंगे, सर देखिए ये फर्म है, इसके ये क्लाइंट्स है, इन क्लाइंट्स का इतना रेवेन्यू आता है, जब हम टेक ओवर कर लेंगे इसके बाद रेवेन्यू की पोजीशन, जो भी आपकी प्रोजेक्शन वगैरह होगी बैंक के सामने रखेंगे, उस इन्वेस्टमेंट बैंक के सामने। अगर वो कन्विंस हो गया तो वो कहेगा ठीक है, कहेगा अच्छा मैं आपके बिजनेस में पैसे जरूर डाल देता हूं, लेकिन मैंने पार्टनर तो नहीं हूं, ना मैंने मैनेजमेंट में हिस्सा लेना और ना ही मैंने ताक़यामत इन्वेस्टमेंट करनी है। आप मुझे बताइए कि आप कितने सालों में पैसे वापस कर देंगे? 2, 3, 4, 5, 6 साल। हम उनसे फिर कोई रीपेमेंट प्लान एग्री कर लेंगे, क्योंकि उसने अपना, जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, उसकी कोशिश ये होती है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद जल्द से जल्द प्रॉफिट लेके निकल जाए, तो हमने उसको एग्जिट रूट देना। ये है वेंचर कैपिटल। ये क्लियर हो गया? नॉर्मली ये किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है? मैनेजमेंट बाय आउट अगर करना हो, ओनर्स मैनेजमेंट को बिजनेस बेच रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट के पास पैसे नहीं है, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हैं। यंग प्राइवेट कंपनीज, उनको अगर पैसों की जरूरत हो, ठीक है, नया बिजनेस सेटअप किया है, वो भी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हैं। और मे बी सूटेबल फॉर स्टार्टअप, स्टार्टअप के लिए भी सूटेबल। अच्छा ये ध्यान में रखिए, जो बंदा वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकता है ना, वही बंदा बिजनेस एंजल के पास भी जा सकता है। ये दोनों तकरीबन, फर्क सिर्फ ये है कि ये इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है और ये इंस्टीट्यूशन। इन दोनों में फर्क ऐसे ही समझे, जैसे आपको लोन चाहिए ना, तो आप बैंक के पास भी जा सकते हैं लोन लेने के लिए, लेकिन मोहल्ले का कोई अगर अमीर आदमी है, जैसे वो हम पढ़ा करते थे हिंदू महाजन है, ठीक है, उसके पास भी जा सकते हैं लोन लेने के लिए। लेकिन नॉर्मली इन लोगों की कंडीशन स्ट्रिक्ट होती है, ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होती है, और इनके साथ डीलिंग करना निस्बतन, चूंकि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट होता है ना, तो इसमें आपको सर्टेनिटी होती है कि ये बिला वजह तंग नहीं करेंगे। दोनों में फर्क समझ आ गया? बिजनेस एंजल, वेंचर कैपिटलिस्ट। आगे चलते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड। प्राइवेट इक्विटी फंड्स भी वेंचर कैपिटल ही की तरह है, इसकी तरह नहीं, वेंचर कैपिटल की तरह, यानी ये भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काम करते हैं, कोई बैंक्स वगैरह होंगे। लेकिन ये इक्विटी फंड क्या करते हैं, ये नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको एक छोटी सी स्ट्रेटजी बताता हूं, मार्केट में कुछ लोग क्या करते हैं। आपके पास पैसे हैं, एक ऑप्शन तो ये है कि आप कोई अपना जो बिजनेस में आप एक्सपर्ट हैं, वो बिजनेस स्टार्ट कर लें, एक ऑप्शन है। एक दूसरी ऑप्शन है, क्या ये जो दूसरी ऑप्शन है, इसमें पहले वाली ऑप्शन में काफी टाइम लग जाता है, और इसमें यह रिस्क भी होता है कि उस स्पेसिफिक बिजनेस में डाउनफॉल आ सकता है, जैसे कोरोना वगैरह में। अब आपने टूरिज्म इंडस्ट्री में अपनी कंपनी खोली जो लोगों को डिफरेंट जो सियाहती मकामात की सैर करवाती है, लेकिन कोरोना आ गया, आपका कारोबार बिल्कुल ठप, जीरो हो गया। तो सिंगल बिजनेस में ये रिस्क होता है। ये फंड्स क्या करते हैं,
या म्यूचुअल फंड, ये फंड्स ये बड़े लेवल पे गेम खेलते हैं। कंपनी बनाई, उसमें हर सेक्टर का एक एक एक्सपर्ट हायर करके रख लिया, जरा नोट कीजिएगा, हर सेक्टर का एक एक एक्सपर्ट हायर करके रख लिया। यानी अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फर्ज कीजिए 15 सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर, हर सेक्टर का एक एक एक्सपर्ट, एक इंजीनियर रख लिया, एक डॉक्टर रख लिया, एक टीचर रख लिया, एक बैंकिंग सेक्टर का एक्सपर्ट रख लिया, हर सेक्टर का। फिर उनसे कहा आप अपने अपने सेक्टर की कंपनीज पे नजर रखें, जो कंपनी आपको नजर आ रहा है ना तो क्राइसिस में है, ये अंडर वैल्यूएशन हो रही, यानी उसमें जान तो है लेकिन शायद मैनेजमेंट ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, उसके प्रोसेस में कहीं वीकनेसेस हैं, उनका सिस्टम ठीक नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि उस कंपनी के बड़े शेयर्स 20, 30, 40%, 50, 60% शेयर्स बाय कर लें, उसके बाद फिर उस कंपनी का सिस्टम ठीक करें, उसकी इनएफिशिएंसीज को रिमूव करें। जब उस कंपनी का सिस्टम ठीक होगा, उसकी इनएफिशिएंसीज रिमूव होगी, तो दो में से कोई एक काम होगा या दोनों काम होंगे। एक, उसके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, दूसरा उसकी सेल बढ़ जाएगी। इनएफिशिएंसी इसी वजह से होते हैं ना। जब 1, 1.5, 2 साल आप एफर्ट करके उस कंपनी की इनएफिशिएंसीज को रिमूव कर दें, तो स्टॉक एक्सचेंज में उसकी प्राइस, शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। यानी आपने क्या किया, उसको सपोर्ट दिया, उस कंपनी को। आपको लगा इस कंपनी में जान तो है लेकिन इसका सिस्टम ठीक नहीं है, इसमें कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्टीज ठीक नहीं है। आपने बंदा उधर प्लांट किया, फिट किया, पैसा डाला और उसके बाद सिस्टम को इंप्रूव किया। जब कंपनी अच्छी पोजीशन पे आ गई, आपने शेयर को बेच के प्रॉफिट कमा लिया। यानी आपने ना तो कंपनी को स्टार्ट से उठाया ना एंड तक लेके गए, आपने मार्केट में नजर रखी कौन कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें ग्रोथ के चांसेस हैं, उसमें प्रोस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इनएफिशिएंसीज की वजह से वो बिजनेस नहीं कर पा रही, प्रॉफिट में नहीं है। आपने उसको सेलेक्ट किया, टारगेट किया, उसके सिस्टम को इंप्रूव किया। जब सिस्टम इंप्रूव हुआ, आपने शेयर्स को, इन्वेस्टमेंट को बेच के प्रॉफिट रियलाइज किया और निकल गए। बताइए ये स्ट्रेटेजी अच्छी है कि नहीं? ठीक है, लेकिन ये याद रखें इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो सकता, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल भी हो सकता है। इंडिविजुअल अगर मेरे से कहे, मैं तो ये कर सकता हूं ना ज्यादा से ज्यादा कि सिर्फ एजुकेशन सेक्टर पे नजर रखूं कि भाई कोई लाहौर में कोई एकेडमी है, कोई अगर इस तरह की जिसका सेटअप अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, एसी वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन टीचर सही तरीके से, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो मैं तो सिर्फ उस सेक्टर में जा सकता, बाकी के सेक्टर्स में तो मैं नहीं देख सकता। लेकिन जो इक्विटी फंड्स होते हैं ये यही काम करते हैं, इनके पास पूल होता है एक्सपर्ट्स का भी, रिसोर्सेज का भी। ये पॉइंट आउट करते हैं, रिसर्च करने के बाद पॉइंट आउट करते हैं किस किस ऑर्गेनाइजेशन, किस किस कंपनी में अंडर वैल्यूएशन है वो, यानी उसमें कुछ मजीद हम रिसोर्सेज को और एक्सपर्टीज को ऐड करके उसकी इनएफिशिएंसी को रिमूव कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये क्लियर होगा प्राइवेट इक्विटी फंड्स का काम करते हैं। तीनों में फर्क समझ आया? बिजनेस एंजल्स में, वेंचर कैपिटलिस्ट में और प्राइवेट इक्विटी, इन दोनों में फर्क क्या है? ये इंडिविजुअल है, ये इंस्टीट्यूशनल है। इन दोनों में फर्क क्या है? ये पैसा लगाता है नॉर्मली, बिजनेस में पार्टिसिपेशन नहीं करता। ये पैसा भी लगाता है बिजनेस में ये अपने डायरेक्टर भी बाजू का अपॉइंट कर रहा होता है, अपने डायरेक्टर भी अपॉइंट कर रहा होता है। क्लियर? और ये नॉर्मली स्टार्टअप बिजनेस में तो सपोर्ट करते हैं, ये एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग कंपनीज को सपोर्ट करते हैं जो अपनी डाउन साइड पे चल रही है। क्लियर हो गया? ये नेक्स्ट है एसेट सिक्योरिटाइजेशन। एसेट सिक्योरिटाइजेशन ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझने वाला है। आपने शायद लॉ में पढ़ा होगा कि कंपनी की, हर कंपनी की एक सेपरेट एंटिटी होती है, नहीं तो काउंटिंग में पढ़ा होगा, क्या कहते थे, क्या सेपरेट बिजनेस कंसेप्ट, जिसमें वो सिखाते थे कंपनी की ट्रांजैक्शन लादा, ओनर की ट्रांजैक्शन लादा है। हाँ, सेपरेट एंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी, बिल्कुल ठीक है। एक कंपनी है, फर्ज कीजिए पीटीसीएल, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सचेंजेस है। आपको एक और कंसेप्ट बताता हूं, बल्कि कंसेप्ट से अब ये इररिलेवेंट है लेकिन काम आ जाएगा शायद कभी। आप प्राइस और वैल्यू में क्या फर्क है?
फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये कहते हैं प्राइस किसी चीज की वो होती है, किसी भी एसेट की जो आप पे करते हैं, वैल्यू वो है जो बेनिफिट आपको रिसीव होता है। प्राइस सबके लिए सेम होती है एसेट की, वैल्यू हर एक पर्सन के लिए सेम नहीं है। इस मार्कर की प्राइस मेरे लिए भी सेम है, इनके लिए भी सेम है, लेकिन शायद मैं इससे जितना फायदा उठा सकता हूं ये उससे इतना फायदा नहीं उठा सकते। यही मार्कर इनके हाथ में जाएगा ना, इसकी वैल्यू कुछ और होगी। इन्वेस्टर इनकी कंपनी में, अब ये एसेट इनकी कंपनी में है, इन्वेस्टर शायद इनकी कंपनी में, हालांकि ये एसेट मौजूद है, इन्वेस्टमेंट ना करे, लेकिन यही एसेट उठ के अगर मेरे पास आ जाए, मुझे पता है मैंने इसको 2-3 तौर तरीकों से भी इस्तेमाल कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यूजेस इसके ज्यादा, तो इन्वेस्टर को लगेगा कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो सकता है, अब वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एक है कंपनी के पास होते हैं एसेट्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एसेट्स तो बड़े अच्छे होते हैं, कंपनी की गुडविल मार्केट में अच्छी नहीं होती, वो उन एसेट से उतना फायदा नहीं उठा पाते। ठीक है, अगर ऐसी कंपनी बैंक के पास लोन लेने के लिए भी जाए ना, तो बैंक उसको शायद हाई अमाउंट ऑफ लोन ना दे, क्योंकि बैंक कहेगा मैं लोन दे तो दूं, रिकवरी कैसे होगी। कंपनी की मैनेजमेंट कहेगी हम सर इस एसेट को चलाएंगे और इससे जो प्रोडक्ट बनेगी उसको बेच के पैसे देंगे। वो कहेगा भाईजान आपसे ये एसेट सही तरीके से चलता ही नहीं है, तो मैं तो आपको थोड़ा सा लोन दूंगा। इस सिचुएशन एसेट है अच्छा, लेकिन कंपनी की अपनी गुडविल ना होने की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे उसमें। अब ये कंपनी क्या करेगी, जरा गौर से सुनिएगा, ये करेगी सिक्योरिटाइजेशन। क्या करेगी? सिक्योरिटाइजेशन का मतलब है अपने एसेट्स को कन्वर्ट करना सिक्योरिटीज में, अपने एसेट्स को कन्वर्ट करना। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या है? एसेट्स को कन्वर्ट करना सिक्योरिटीज में। अब जरा गौर से सुनिएगा, भाई एसेट कैसे सिक्योरिटीज में कन्वर्ट हो सकता है? सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स या डिबेंचर्स वगैरह। यानी इस एसेट को अगर कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी के पास ऑप्शन क्या है? एक तो ये है एसेट को बेच दो, पैसे ले लो, ये सिक्योरिटाइजेशन नहीं है। ये सिक्योरिटाइजेशन क्या है? एसेट इधर ही है, इसके बदले में लोगों से पैसे लिए, एसेट भी अपने पास रहा। कैसे करते हैं कंपनी ने सुनिएगा, तरीका वारदात सुनिएगा, तरीका वारदात बड़ा इंटरेस्टिंग है। कंपनी ए के पास एसेट है, कंपनी ए की अपनी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, पास में डिफॉल्ट करती रही है, बैंक इसके ऊपर रिलाई नहीं करता। उसने कहा अच्छा, कंपनी ए ने एक नई कंपनी खोली, कंपनी बी, जिसका सेपरेट लीगल स्टेटस है। कंपनी ए लगा, कंपनी बी लगा, और अपने एसेट्स दे दिए कंपनी बी को, अपने एसेट्स दे दिए बी को, बेच दिए कंपनी बी को। अब कंपनी बी ने अपने कंपनी बी के शेयर्स इश्यू किए लोगों को। अब लोगों ने ये शेयर्स खरीदे, तो शेयर खरीदने से जो कंपनी बी के पास पैसे आए, वो उसने कंपनी ए को दे दिए कि भाईजान आपसे हमने एसेट लिया था, ये पैसे लीजिए। ट्रांजैक्शन के स्टेप समझ आए? अब अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें ना, तो जिसे आप अकाउंटिंग में कहते हैं ना सब्सटेंस ओवर फॉर्म, तो सिचुएशन कुछ इस तरह की निकली है कि कंपनी ए ने अपने एक इंटरमीडियरी मिडलमैन यानी कंपनी बी के थ्रू अपने एसेट्स को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया है, सिक्योरिटीज लोगों को बेची है, और इससे जो पैसे आए हैं उसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह है एसेट सिक्योरिटाइजेशन, यानी एसेट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना। अगर कंपनी ए डायरेक्ट इस पैसे इकट्ठा करना चाहती तो डायरेक्ट शेयर इशू नहीं कर सकते थे। डायरेक्ट शेयर इन्वेस्टर उसके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता, और वो बैंक से लोन भी नहीं ले सकती थी, क्यों? उसकी रेटिंग अपनी कम थी। लेकिन एसेट बड़ी अच्छी रेटिंग का, यानी एसेट्स में इतनी जान है कि वो प्रोडक्ट्स ऐसी बनाए जो मार्केट में सेल की जा सके। लेकिन कंपनी ए की अपनी रेपुटेशन की वजह से ना तो बैंक उसके ऊपर इतबार करते हैं, ना ही लोग। तो इसने क्या किया? अपने एसेट को कंपनी से सेपरेट कर दिया, सेपरेट करके दूसरी कंपनी को हैंडओवर किए, जिसने अपनी कंपनी के नाम से शेयर इशू किए या बैंक से लोन लिया, और बाद में वो वापस कर दिया कंपनी ए को। भी प्रोसेस समझ आया? यह है एसेट सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स की भी होती है, फ्यूचर कैश फ्लोज की भी होती है। फ्यूचर कैश फ्लो की तरफ जाने की जरूरत नहीं, सिक्योरिटाइजेशन की एग्जांपल समझ आ गई। सिक्योरिटाइजेशन के लिए एक चीज लाजमी है, क्या भला?
किसी मिडल कंपनी, मिडल मैन का, इंटरमीडियरी का होना, इंटरमीडियरी का होना, जिसमें वो एसेट जिससे आप एज इट इज पैसे नहीं कलेक्ट कर सकते थे, आपने सिक्योरिटाइजेशन के लिए पैसे कलेक्ट कर लिए। कहानी समझ, थोड़ी सी ट्रिकी गेम है, लेकिन कंपनीज के लिए, जिन कंपनीज के ऊपर लोग एतबार नहीं करते, जिनकी रेटिंग कम होती है, वो अच्छी रेटिंग पे पैसा उठाने के लिए ये काम करते हैं कि बैड रेपुटेशन को साइड पे करके एक न्यू, देखें, न्यू कंपनी, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ सोचे, न्यू कंपनी इज ऑलवेज बेटर देन बैड कंपनी। वो कहते हैं भाई जिसको पहले आजमाया हुआ है उसको क्या, उसको नहीं आजमाएंगे, हाँ कोई नई कंपनी आ गई उसको हम आजमा लेंगे। तो इसीलिए एग्जिस्टिंग कंपनी नई कंपनी खोलती है, उसको अपने एसेट ट्रांसफर कर, बैकएंड पे वही होगी कंपनी है, लोगों के सामने कंपनी बी होगी, और वो पैसे इकट्ठे करके उसको वापस दे देती है। ये है सिक्योरिटाइजेशन। डन? नहीं नहीं, अच्छा मजे की बात, कंपनी बी असल में कोई बिजनेस नहीं कर रही होती, कंपनी बी कोई बिजनेस नहीं करेगी। कंपनी बी क्या करेगी, कंपनी बी पैसे लेके वापस ए फिर बिजनेस करेगी, ए जो बिजनेस करेगी ना, वो फिर उसमें से कुछ प्रॉफिट बी को ट्रांसफर कर देगी और बी आगे अपने शेयर होल्डर को सेंड कर देगा। या कुछ अरसे के बाद कंपनी ए जब उस प्रोजेक्ट को चलाएगी, पैसे आएंगे, उस लोन को रीपे कर दिया जाएगा। कंपनी बी खुद से कोई बिजनेस नहीं करती, खुद नहीं, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो खुद बिजनेस नहीं करती, खुद बिजनेस नहीं। एग्जांपल दूं है, पहले मुझे बताइए, अच्छा अब एक मिनट से ये पॉइंट जेल में रखिएगा कि आपने ये कहा, इन्होंने कहा सर कंपनी बी तो कोई बिजनेस नहीं कर रही होगी, तो मैंने कहा ऐसा पॉसिबल है कंपनी बी कोई बिजनेस ना कर रही हो। फिर आपने क्वेश्चन उठाया कि सर वो फिर अपने शेयर होल्डर या बैंकर्स को पैसे वापस कैसे करेंगे, तो मैंने कहा वो कंपनी ए बी को देगी और बी आगे वापस करेगी, जिससे ट्रांजैक्शन हो। फिर आप हैरान हो रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपनी बिजनेस ना भी करे फिर भी चल रही हो। मैंने कहा ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल देनी है ऐसे, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिएगा, मुझे याद करवाइएगा, मैं ये कंसेप्ट कंक्लूड कर लूं। कंसेप्ट क्या है हमारा, एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्लियर हो गया। इसमें हम एसेट की एग्जांपल, मैंने मशीनरी की एग्जांपल दी, इसे कहते हैं एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन। एक फ्यूचर फ्लो सिक्योरिटाइजेशन भी होती है, इसका, इसमें हम फ्यूचर के कैश फ्लोज के आगे को सिक्योरिटीज के तौर पे यूज करते हैं। ये सिर्फ नाम की हद तक सिलेबस में है, इसकी एग्जांपल कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट सिर्फ एसेट बैक सिक्योरिटी का था, वो समझ आ गया आपको। आगे बेनिफिट क्या है, कंपनी इस काबिल हो जाती है कि अपने एसेट्स को कन्वर्ट कर दे मार्केटेबल सिक्योरिटी में, ठीक है, ठीक है। और फिर एक्सेस टू बोरिंग, पहले कंपनी ये बोरिंग नहीं कर सकती थी या फाइनेंसिंग नहीं करवा सकती थी, लेकिन कन्वर्ट करवाने के बाद कंपनी बी के थ्रू फाइनेंसिंग करवा सकती है। दो फायदे हो गए इसके, और ये दोनों फायदे कंपनी ए के लिए हैं, कंपनी ए के पॉइंट ऑफ व्यू में रखिएगा। अच्छा अब वापस आते हैं, सोर्सेस चारों क्लियर। अब आगे है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैं आपके क्वेश्चन को इस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक कर रहा हूं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब था किसी चीज को ओन करना, हासिल करना। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब यह होता है कि किसी चीज को ओन ना करना लेकिन उससे बेनिफिट्स लेना, किसी चीज को ओन ना करना लेकिन उससे बेनिफिट्स लेना। जैसे फर्ज कीजिए कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी, मैंने उसको बेच दिया, मुझे फायदा हुआ इसका, इस प्रॉपर्टी के जो भी रिस्क एंड रिवार्ड है वो मेरे हैं, यानी रिस्क का मतलब प्राइस कम भी होती तो मेरा नुकसान था, ज्यादा हुई मेरा फायदा है, और इस एसेट को मैं ओन कर रहा हूं। यह है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैंने रियल एस्टेट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, लेकिन मैं रियल एस्टेट में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूं। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, मैंने कहा अच्छा, फॉर एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूं, मैं नेट पे क्या मुझे पता चला, Zameen.com वाले हैं, वो पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं उनको बाय करते हैं, होल्ड कर, और फिर प्रॉफिट में सेल कर देते हैं। मैंने बजाय प्रॉपर्टी को सेल परचेज करने के, मैंने जो कंपनी प्रॉपर्टीज में सेल परचेज करती है रेगुलर बेसिस पे, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके शेयर खरीद लिए।
अब मुझे ये बताइए, अच्छा ये लीगल पॉइंट है, एक कंपनी के एसेट्स हैं, इन एसेट्स को कंपनी ओन करती है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स? हाँ, ये कंसेप्ट क्लियर है ना आपको? शेयर होल्डर्स कंपनी को ओन करते हैं और कंपनी आगे एसेट्स को ओन करती है। अब मैंने जब Zameen.com के शेयर्स खरीदे तो मैं उस कंपनी का मालिक बना, लेकिन उस प्रॉपर्टीज का मालिक नहीं बना। लेकिन उन प्रॉपर्टीज का जो भी रिस्क एंड रिवार्ड होगा वो मेरे तक पहुंच रहा होगा, क्योंकि अगर इस कंपनी ने जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉफिट में हुई तो जाहिर है प्रॉफिट फिर इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलना, वो मुझे मिल रहा होगा। ये भी इन्वेस्टमेंट है, ये भी मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में किया है, रियल एस्टेट में किया है, लेकिन ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये क्या है? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फर्क समझ आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में? नहीं, एक और एग्जांपल से फर्क क्लियर करते हैं। फर्ज कीजिए मैंने पीटीसीएल के शेयर, दो ऑप्शन दे रहा हूं, आपने बताना है कौन सी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट है कौन सी इनडायरेक्ट है। पहली ऑप्शन, मैंने पीटीसीएल के शेयर्स खरीदे, प्रॉफिट बढ़ा, बेच दिया, एक केस ये है। दूसरा केस, स्टॉक एक्सचेंज में कुछ कंपनीज होती हैं जिन्हें कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। ये कंपनी इन इटसेल्फ कोई काम नहीं करती, लेकिन लोगों से पैसे इकट्ठे करके जो दूसरी कंपनीज होती है ना स्टॉक एक्सचेंज में, इनके शेयर्स खरीदती हैं, और जब प्राइस बढ़ती है तो शेयर बेच देती हैं। जो प्रॉफिट होता है अपने जो फाइनेंसर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। भी समझ आ रहा है? स्टॉक एक्सचेंज में सैकड़ों कंपनीज है, 600-700 कंपनीज है। आपके पास एक ऑप्शन होती है डायरेक्ट उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ले, उस कंपनी के शेयर खरीद दें जो आपको पसंद है, और दूसरी ऑप्शन क्या है? म्यूचुअल फंड इटसेल्फ एक कंपनी है, इसके शेयर खरीदे। अब आपने इसको पैसे दिए, ये कंपनी क्या करती है भला? ये आगे फर्दर डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स खरीदती हैं और उनके जो प्रॉफिट होता है उनकी बेस पे अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और फिर अपने इन्वेस्टर को वापस कर देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में दो तरह के इन्वेस्टर, एक जो रिस्क को पसंद करता है, एक जो रिस्क को पसंद नहीं करता, सिक्योर रह के खेलना पसंद करता है। पहले बताइए, अगर हम डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर हम म्यूचुअल फंड के शेयर्स खरीदे और म्यूचुअल फंड आगे कंपनीज के शेयर खरीदे और इन कंपनीज का जो बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो, वो म्यूचुअल फंड को जाए और म्यूचुअल फिर इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करे, ये कौन सा केस है? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर होता है ना, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पसंद करता है, लेकिन जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर होता है, जो रिस्क को डिसलाइक करता है, वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पसंद करता है। क्यों भला? क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कंपनी ऊपर गई तो सारा प्रॉफिट इसको डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर नीचे गई सारा नुकसान भी तो हो जाएगा। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ये होता है क्योंकि छोटे छोटे बहुत सी कंपनी के, तो अगर एक कंपनी का शेयर डाउन गया भी दूसरी कंपनी का अप जाता है, तो वो बाजुकात लॉस अगर हो ना कुछ कंपनी का तो बैलेंस हो जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क समझ आया? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम एसेट्स को ओन करते हैं, एसेट्स को आर पार्ट ऑफ एसेट, कंप्लीट एसेट या एसेट को ओन करते हैं। इसमें अहम लफ्ज क्या है? ओन करते हैं। और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एसेट्स को ओन नहीं करते, लेकिन इसके रिस्क एंड रिवार्ड्स हमें मिल रहे होते हैं। कैसे मिल रहे होते हैं? म्यूचुअल फंड्स एग्जाम्पल है इसकी, म्यूचुअल फंड एग्जाम्पल है। म्यूचुअल फंड का कहानी समझ आ गई ना आपको? अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हम करें। हम अगर पाकिस्तान की किसी कंपनी के शेयर खरीदे, हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। अगर कोई फॉरेनर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो लोकल बंदा करे, लोकल सिटीजन। एक होती है वो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पॉलिटिक्स में आप अक्सर अगर टॉक शो वगैरह देखें, उसमें समटाइम ये टर्म यूज होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये हमारे दौर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आई थी। इसका मतलब क्या है कि उस दौर में फॉरेनर्स ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया? फॉरेन, अच्छा अब मुझे बताइए, अगर फर्क क्लियर हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, डिविजिबिलिटी।
कौन सी इन्वेस्टमेंट डिविजिबल होती है पार्ट्स में और कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको पूरी की पूरी करनी पड़ती है? इनडायरेक्ट डिविजिबल है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी की पूरी करनी। ठीक है, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है पूरी की पूरी खरीदनी पड़ेगी, लेकिन अगर किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं जो प्रॉपर्टी को सेल परचेज करती है तो आप शेयर्स थोड़े भी खरीद सकते हैं। लिक्विडिटी, किस में लिक्विडिटी का मतलब है कि किस में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्द से जल्द रियलाइज करने के काबिल हैं। डायरेक्ट में क्या इनडायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में। शेयर्स की सेल परचेज करना आसान है, प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना मुश्किल है। होल्डिंग, किसकी होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है और किसकी शॉर्ट टर्म या मीडियम? डायरेक्ट की लॉन्ग टर्म के लिए होगी और इनडायरेक्ट की शॉर्ट टर्म के लिए होगी। शाबाश, डिफरेंस क्लियर हो गया। एंड में फिर एक छोटा सा कंसेप्ट है थ्योरेटिकल। वो कह रहा है हमने आपको इतने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ाए, डेट इक्विटी पढ़ाया, डेट पढ़ाया, इस्लामिक फाइनेंसिंग पढ़ाई, फिर अदर कॉमन सोर्सेज पढ़ाए। अदर कॉमन सोर्सेज में कौन कौन सी एग्जांपल थी जो आज पढ़ी है हमने? बिजनेस एंजल्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी फंड्स और एसेट सिक्योरिटाइजेशन। आपने जब डिसीजन करना है इतने सारे मेन्यू में से कौन सी ऑप्शन को सेलेक्ट करें, तो कुछ फैक्टर को सामने रखेंगे। किन फैक्टर को सामने रखेंगे ये वो बता रहा है। लेकिन मुझे बताए एक इसी तरह का कंसेप्ट हमने इससे पहले भी तो पढ़ा हुआ, फैक्टर्स नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ है, देखिए। अच्छा पढ़ा, मुझे बताएं फिर। एक है फैक्टर जो कंसीडर करने हैं सिलेक्शन से पहले, एक है पेज 192 पे, एक है 196 पे। ये पिछले सेशन वाली किताब के मुताबिक मेरा ख्याल ज्यादातर आपने यही प्रिंट, क्योंकि जब ये सेशन स्टार्ट हुआ उस वक्त आई कि आपने नहीं पब्लिश की थी, बाद में की। दोनों में देखें फैक्टर्स नजर आ रहे हैं आपको? क्या फर्क है? पढ़ के दिखा, हेडिंग पढ़ के मुझे बताइए दोनों में क्या फर्क है। हाँ, एक स्पेसिफिक है, किससे? डेट और इक्विटी। डेट और इक्विटी में से सिलेक्शन करनी है तो किन फैक्टर को कंसीडर करना है। लेकिन ये कंसेप्ट क्या है? ओवरऑल सारे सोर्सेज में से आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, किन फैक्टर को सामने रखना है। कहता है ये फैक्टर अमाउंट रिक्वायर्ड, देखो आपको थोड़े पैसे चाहिए कि ज्यादा चाहिए। थोड़े पैसे चाहिए तो आपके लिए कोई और सोर्स सूटेबल है, ज्यादा पैसे चाहिए तो कोई और। आप बताइए, जजमेंट का क्वेश्चन, अगर आपको थोड़े पैसे चाहिए होंगे तो बैंक के पास जाएंगे कि जनरल पब्लिक के पास? और ज्यादा पैसे चाहिए हुए जनरल पब्लिक के पास। ठीक है, बैंक के पास। लेकिन बैंक बहुत ज्यादा पैसे एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता। जी, तो अच्छा, तो जो हाइब्रिड वाले को कहीं इधर ही आ जाए थोड़ी। हाँ जी, शाबाश। तो अमाउंट रिक्वायर्ड, ज्यादा रिक्वायर्ड है कैपिटल तो जनरल पब्लिक के पास, कम रिक्वायर्ड है तो बैंक के पास। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसीडर करेंगे। अगर आप अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रखना चाहते हैं तो कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस? बैंक लोन, क्योंकि टैक्स डिडक्टेबल है, या डिबेंचर। ठीक है, और अगर इक्विटी रखेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा हो जाएगी। आपको पता है ना इक्विटी में क्यों भला? क्योंकि एक तो जो डिविडेंड पे करते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, और दूसरा उसमें रिस्क ज्यादा होता है कि लॉस हो सकता है। ड्यूरेशन आपने देखना है कि शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए कमर्शियल पेपर, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए बॉन्ड्स। ठीक है, इस बैंक भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए लोन देता है। ठीक है, लेकिन हमने डिसाइड करने के लिए, फर्ज कीजिए हम डिसाइड करते हैं लोन लेना हमने बैंक से, तो स्टिल आगे फिर हमने ये भी डिसाइड करना है कि शॉर्ट टर्म के लिए लेना है कि लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपकी शॉर्ट टर्म की नीड्स है तो उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म नीड्स है तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ठीक है, अगर वर्किंग कैपिटल है, सैलरीज पे करनी है, इन्वेंट्री बाय करनी है, पैसे नहीं है, क्या ले? शॉर्ट टर्म लोन के लॉन्ग टर्म लोन? शॉर्ट टर्म लोन। लेकिन अगर कोई फिक्स एसेट बाय करना है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन। फ्लेक्सिबिलिटी, लोन ऐसा होना चाहिए जरूरत के मुताबिक फाइनेंसिंग इंक्रीज डिक्रीज हो सके। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर फर्ज कीजिए हमने बैंक से कहा 5 साल का लोन दे, बैंक कहे 5 मिलियन लोन दूंगा 5, लेकिन अभी के अभी सारा लो। हम कहेंगे नहीं, अभी के अभी नहीं चाहिए, अभी तो हमें सिर्फ 1 मिलियन चाहिए, 1 मिलियन अगले साल चाहिए, तीसरा मिलियन उससे अगले साल चाहिए, तो 7 साल। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए लोन में।
इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से फिक्स टर्म डिपॉजिट की बजाय ओवरड्राफ्ट का लोन ज्यादा बेहतर है। क्यों भला? ओवरड्राफ्ट लोन में क्या खास बात होती है? वो करंट अकाउंट की तरह होता है, कभी जब आपके पास पैसे आए उसमें डाल दीजिए, आपका लोन कम, जब जरूरत है पैसे निकलवा ले। लेकिन जो फिक्स्ड टर्म लोन होते हैं वो एक ही वक्त में आप सारे पैसे विड्रॉ करवा लेते हैं और फिर एग्रीड रीपेमेंट प्लान के मुताबिक वापस करते हैं। रीपेमेंट, क्या आपने रीपेमेंट कैसे करनी है? अब अगेन वही कि आपने डिसाइड करना है कि हर क्वार्टरली रीपेमेंट करनी है या हर मंथली रीपेमेंट करनी है। ये रीपेमेंट आपके बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक सैलरीड पर्सन है, वो अगर फर्ज कीजिए एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं, लोन ले तो उसको रीपेमेंट कैसे करनी चाहिए? मंथली बेसिस पे कि क्वार्टरली? मंथली बेसिस के ऊपर। और एक ऐसा बिजनेस जो कि सीजनल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसको कब पेमेंट करनी चाहिए? अपने सीजन के लिहाज से। ठीक, अगर एक कंपनी ऐसी है जो एसी वगैरह मैन्युफैक्चर करके बनाती है, वो अगर लोन ले तो उसको अपने लोन का बड़ा हिस्सा रीपे करना चाहिए। कब? गर्मियों में, सर्दियों में नहीं, क्योंकि गर्मियों में उसकी सेल बढ़ेगी। इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने देखना है डेट और इक्विटी में ऐसा बैलेंस होना चाहिए जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्टर्ब ना करे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर इन्वेस्टर को नजर आया ना कि डेट बहुत ज्यादा है और इक्विटी बहुत कम है, तो इन्वेस्टर फिर ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के भाग जाता है। क्लियर? ये थे हमारा फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर सिलेक्शन। अब इसके साथ हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, आपने नोट्स आपको मिल गए हैं। अभी आप इसके सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन की तरफ ना जाएं, पहले नोट्स को पढ़ लें और याद कर लें, फिर इसके बाद सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।